आप जानते होंगे साइनस है क्या। हमारे नोज के आसपास कुछ खाली जगह है, ऐसी खाली जगह जब भी आपको कोल्ड कफ होता है और वो कोल्ड कफ किसी वजह से बिगड़ गया, कफ ठीक से रिमूव नहीं हो पाई, तो खाली जगहों में कफ लगी रह जाती है, जमा रह जाती है, जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है साइनसाइटिस। क्यों रह जाती है, क्यों नहीं निकल पाती है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि किस वजह से वो कफ वहीं रह गई और निकल नहीं पाई। इसके सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि हम बहुत कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम हम कम कर रहे हैं, अपने शरीर को कम हिला रहे हैं, जिसकी वजह से स्वेटिंग नहीं हो पाती है, शरीर की जो गंदगी है वो पसीने के रूप में बाहर नहीं निकल पाती है और वो कफ बनकर यहीं पर हमारे जमा रह जाती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इसका कि आपको ये साइनसाइटिस हुआ क्यों, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइनस है क्या ये तो आपको पता लग गया कि क्या होता है एग्जैक्टली, ये किस वजह से होता है, इसके क्या रीजन है, क्या सिम्टम्स हैं और इसको घर बैठे कैसे ट्रीटमेंट देके हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आज कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसके सिम्टम्स पे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आमतौर पर शुरुआती दौर में जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, रनिंग नोज हो जाना, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, फीवर आ जाना। धीरे धीरे ऐसा लगेगा जैसे सिर में बहुत भारीपन आ गया है, क्योंकि जो साइनस है, जो खाली जगह है, वो कफ से भरी रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा सिर बहुत ज्यादा भारी फील करता है। वैसे जब वो खाली रहती है तो उसका काम होता है कि उसमें हवा को प्रवाहित करते रहना, ताकि जो हमारा हेड है वो शोल्डर पे बहुत ज्यादा वेट उसका हमें महसूस ना हो। लेकिन जब वो खाली जगह कफ से भरी रहती है तो हमें बहुत ज्यादा सिर में भारीपन लगता है। होता है ना ऐसा? यस और नो बताइए आप कि जब भी आपको कोल्ड कफ लगता है या उसके थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगता है या नहीं कि सिर हमारा बहुत ज्यादा भारी हो रहा है। यस और नो में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे आप इसके बारे में। जैसा मैंने बताया कि सिर भारी हो जाता है, अब एक सिर भारी होने का एक और रीजन भी हो सकता है। साइनस के ऊपर ऐसी एक झिल्ली है जो जिस झिल्ली में अगर सूजन आ जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो भी हमारा सिर भारी हो जाता है और ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है साइनसाइटिस का। इसके अलावा अब चलते हैं आगे, सूंघने की शक्ति हमारी कम हो जाती है। कोई भी अगर फ्रेगनेंस वाली चीज है तो बहुत जल्दी हमें उसकी स्मेल नहीं फील होगी। टेस्ट नहीं पता चलता चीजों का कि क्या टेस्ट आ रहा है, टेस्ट में भी डिफरेंसेस आ सकते हैं। टूथेक एक बहुत बड़ा इसका सिम्टम है। अगर आपके दांतों में या मसूड़ों में दर्द रह रहा है, इट्स मीन कि कफ इकट्ठा है, कफ की वजह से टूथेक भी होता है। ईयर पेन, जब कफ जमनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे जमनी धीरे 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 ये पूरे एरिया को कवर करेगी और ये धीरे चेस्ट तक भी आ सकती है और ये नीचे तक भी जा सकती है, तो इससे बचें। ईयर पेन भी हो सकता है, ईयर तक कफ आ गई, या तो सुनना आपको कम हो जाएगा, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, या हल्की सी अलग अलग तरह की आवाजें आपको ईयर में महसूस होंगी। जिनको भी ये डिसीज है, जिनको भी साइनसाइटिस है, वो ज्यादातर आप रात में देखेंगे मुंह खोल के सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नाक बंद हो जाती है लेटते ही, ये एरिया बिल्कुल जाम हो जाता है, तो अब ऑक्सीजन तो बॉडी को चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे? वो अपना मुंह खोल के सोते हैं और मुंह से ऑक्सीजन लेते हैं, जो आपको पता ही है कि अगर हम मुंह से ऑक्सीजन लेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। क्योंकि नाक में हमारे छोटे छोटे ऐसे बाल हैं कि जब हम ऑक्सीजन को या हवा को अपने अंदर भरते हैं तो वो जितने भी धूल के कण हैं वो अपने अंदर उसको रोक लेते हैं और फ्रेश एयर हमारे अंदर जाती है। लेकिन जब हम मुंह से हवा लेंगे, मुंह से सांस लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को ठीक करना, स्टार्टिंग में ही इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये भी देखा होगा कि जिसको ये बीमारी होती है, आपके सर्कल में या अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं भी देखा होगा, जिसको भी ये बीमारी होती है उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। कईयों की नाक में जो बोन है वो बढ़ जाती है या फिर वो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है अंदर की ओर, जिसकी वजह से हम ठीक से श्वास नहीं भर पाते हैं और ये बीमारी हमें हो सकती है। और क्या रीज़न हो सकता है? पॉल्यूशन एरिया, अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस पॉल्यूशन की वजह से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम जिनको लगता है, छोटे छोटे उस पर इन्फेक्शन हो जाना, जैसे ठंड से गर्म, अब आजकल जैसे गर्मियों का दिन है तो एसी हम चला के बैठे रहते हैं, एसी से डायरेक्ट बाहर चले जाना, बाहर से अंदर आ जाना, यानी गर्म सर्द,
इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साइनोसिटिस का रूप ले सकता है। जिनको सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, कई ऐसे हैं जिनको सुबह उठते ही 5-6 छींकें आई और एकदम से फिर पतला पतला कुछ रनिंग नोज सा हुआ, निकला नाक के अंदर से। हमने उसको ध्यान नहीं दिया, सोचा कि ठीक है हल्का सा सर्दी जुकाम में ठीक हो जाएगा, बट वो स्टार्टिंग है, साइनोसिटिस की स्टार्टिंग है। इसका ध्यान रखें कि किसी को भी अगर स्टार्टिंग दौर पे ये चीज़ें आपको पता लग रही हैं तो आप इसका ध्यान रखें और इसको ठीक करने का प्रयास करें। ठीक कैसे करेंगे, अब चलते हैं ट्रीटमेंट पे। क्या ट्रीटमेंट हम लें, क्या घरेलू उपचार ऐसे करें, क्या ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम लें जो घर बैठे ही हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। तो ये चलते हैं इस बात पर। गर्म पानी जो आज के लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पीना, ज़रूर पिया करें। ट्रीटमेंट में इसमें क्या किया जाए, सूत नेति और जल नेति ये एक नेचर थेरेपी का ऐसा पार्ट है। मैं नेचर थेरेपी के बारे में ही पढ़ रही हूँ, तो नेचर थेरेपी का ये ऐसा पार्ट है जिससे साइनोसिटिस ठीक कराया जाता है। बहुत पूरा 100% संभव है कि ये ट्रीटमेंट लेने से आपका साइनोसिटिस ठीक हो सकता है। लेकिन जल नेति, सूत नेति आप किसी योग गुरु या किसी नेचर थेरेपी के अगर कोई डॉक्टर हैं तो उनकी निगरानी में ही करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर रही हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन करेंगे आप किसी अच्छे गुरु की निगरानी में, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर आती है आसन की बारी। आसन में क्या किया जाए, आसन में सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है। सूर्य नमस्कार करना साइनोसिटिस के पेशेंट के लिए मैं एंड में करके आपको दिखा दूंगी सूर्य नमस्कार किस तरह से किया जाए, वो आप मेरे वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, किस तरह से उसको फॉलो किया जाए, टेक्निक बिल्कुल सही रखेंगे। तो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करने से होगा क्या, हमारा सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा। हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, तो सूर्य ये माना जाता है, हमारे थंब को सूर्य माना जाता है। तो सूर्य जब हमारा स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगा, बॉडी में गर्मी आनी शुरू होगी और बॉडी को हमारे चाहिए क्या, जिनको साइनोसिटिस है उनको बॉडी में गर्माहट चाहिए, जिसकी वजह से ये पिघले। उससे रिजल्ट क्या होगा कि ये सारी हमारी कोल्ड कफ, जितनी भी कफ जमा है वो पिघलेगी और आपके नाक के थ्रू या गले के थ्रू वो बाहर निकल जाए। तो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। सुबह सूर्य नमस्कार आप शुरू कर सकते हैं 1 से, उसके बाद धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 और 10 तक इसको लेके जा सकते हैं। तो एंड में मैं आपको करके दिखा दूंगी सूर्य नमस्कार। अब चलते हैं प्राणायाम में। प्राणायाम में क्या किया जाए, प्राणायाम में सबसे पहले आप करेंगे भस्त्रिका। स्टार्टिंग भस्त्रिका से करेंगे, फिर करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है इसके लिए। और सबसे अच्छा प्राणायाम है सूर्य भेदी। जी हाँ, सूर्य भेदी के बारे में शायद आप लोगों ने कम सुना होगा, अनुलोम विलोम सभी जानते होंगे। सूर्य भेदी एकमात्र ऐसा प्राणायाम है जो साइनोसिटिस के लोगों को कराया जाता है, लेकिन सिर्फ ये उन्हीं को कराया जाता है जिनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो सूर्य भेदी नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। सूर्य भेदी मैं आपको करके दिखा दूंगी। बाकी ये जितने भी तीनों प्राणायाम मैंने बोले, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये मेरी आप पिछली वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है और कहीं कहीं पे मैंने करके भी दिखाया हुआ है, तो आप वो देखकर कर सकते हैं। तो एंड में मैं आपको सिर्फ सूर्य भेदी करके दिखा दूंगी। और क्या किया जाए इसके अंदर, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। बहुत बड़ा फायदा है एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट का। करेंगे क्या एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट में, जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, फिंगर्स के टॉप्स, जितने भी ये टॉप पॉइंट्स हैं, ये सारे रिलेटेड है हमारे साइनस से। जब हम इसको प्रेस करते हैं, इसको अच्छे से दबाते हैं फिंगर टॉप्स को, तो ये हमारे सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ और साइनस में जो प्रॉब्लम आ जाती है उसको ठीक करते हैं। अगर आपको हल्की सी भी सर्दी जुकाम लग गया है, आप स्टार्ट कर देंगे अपने ये ट्रीटमेंट, एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट घर पे देना, तो ये वहीं से ही क्योर होना शुरू हो जाएगा और ये आगे जाके साइनोसिटिस का रूप नहीं लेगा। तो इसे करना कैसे है, बस अगर आपके पास एक्यूप्रेशर के इंस्ट्रूमेंट हैं तो आप इससे लेकर अच्छे से इस तरह से अपने फिंगर टॉप्स को प्रेस कर सकते हैं। इस तरह से फिंगर टॉप्स को प्रेस कर दें, दोनों हैंड्स के करेंगे इस तरह से स्टार्टिंग में, और हर एक फिंगर्स पे आपने सर्कुलर मोशन में इस तरह से सर्कुलर मोशन देना है। कम से कम 1-1 मिनट, आधा मिनट इस तरह, आधा मिनट में
उल्टी साइड, यानी क्लॉकवाइज आधा मिनट और आधा मिनट एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप पेन का यूज कर सकते हैं, पेन सभी के पास अवेलेबल है, पेन से आप कर सकते हैं, इस तरह से फिंगर टॉप्स को दबा सकते हैं, या फिर इस तरह भी रगड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह रगड़ देंगे, दोनों नेल्स नहीं होने चाहिए आपके, अगर आप इस तरह से रगड़ देंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आगे आपके फिंगर टिप्स प्रेस हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा मैं कहूँगी इंस्ट्रूमेंट या फिर पेन से इसको प्रेस किया जाए। एक दो घर के उपाय मैं आपको और बता रही हूँ। रात को सोने से पहले सरसों का तेल लें, अपने पैरों के तलवों की मसाज करें, दोनों पैरों में लगाएं और अच्छे से रगड़ें। सरसों के तेल की मसाज हथेलियों में, अगर आप इसको रगड़ रहे हैं तो साथ साथ हथेलियों की भी मसाज हो रही है, तो पैरों की, दोनों पैरों के तलवों की कर ली, हथेलियों की मसाज कर ली, और अपनी नेवल में कुछ ड्रॉप सरसों के तेल की रात को डाल के सोएं। बहुत इफेक्टिव है सरसों का तेल साइनोसाइटिस को ठीक करने के लिए। और अगर सरसों का तेल अच्छे वाला है, प्योर सरसों का तेल लें, ये जो नकली आ रहे हैं बाजारों में इनसे बचें। कहीं से भी आपको लगता है कि आप सरसों का तेल निकलवा सकते हैं तो वो निकलवाएं, या प्योर सरसों का तेल लें और रात को सोने से पहले एक एक बूंद आप नाक में डालें, बहुत फायदा करेगा। नाक में डालने के लिए आप इसका ड्रॉपर्स का प्रयोग कर सकते हैं, एक एक बूंद नाक में डालें और जितने मैंने आपको बताए हाथ, पैर और नेवल, यहाँ पे सरसों के तेल की मालिश करें, बहुत इफेक्टिव। नोज का बिल्कुल ये पार्ट, साइड वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, इसको दबाएंगे, हटा देंगे, दोबारा दबाएंगे, हटा देंगे, दोबारा दबाएंगे, हटा देंगे। बहुत इफेक्टिव पॉइंट है ये। इसको कम से कम काउंट करके आप 20 से 25 बार करें। एक तो ये पॉइंट हो गया, और फिर ठीक नोज के ऊपर जाए तो यहाँ हमारे जो बोन है, इसको टच करेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ पे बोन है, इस बोन को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, ऊपर की ओर। जिनको भी खराटे आते हैं रात में, क्योंकि नाक बंद रहती है, जिनको भी स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहता है, सोते समय मुंह खुल जाता है क्योंकि नाक बंद है, तो ये प्रॉब्लम सारी इस एक्यूप्रेशर पॉइंट से खत्म कर सकते हैं आप, यहाँ दबाकर और यहाँ दबाकर। ये बहुत इफेक्टिव एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जिसको आप प्रेस करके अपनी नाक को खोल सकते हैं, खास करके जिनको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है। अब एक दो मैं कुछ ऐसे घरेलू उपचार आपको बता रही हूँ जो आप घर पे ही बना सकते हैं और वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, जो लेंगे आप तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नोट कर सकते हैं आप। हल्दी पाउडर लें आप 100 ग्राम, 100 ग्राम बादाम लें, 20 ग्राम काली मिर्च लें, 50 ग्राम खांड लें और उसको पाउडर बना लें। उसको पाउडर बना लें और सुबह शाम 2 बारी इसे एक एक चम्मच ले सकते हैं, या रात को 1 चम्मच ले सकते हैं गरम दूध के साथ। इसको गरम दूध के साथ लेना है, रात को लेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगा। एक एक चम्मच रात को आप इसको गरम दूध के साथ ले लें, बहुत इफेक्टिव रहेगा ये आपके लिए। सेकेंड, सौंठ, पीपल और काली मिर्च, इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसको इक्वल पोर्शन में ले लें और इसका पाउडर बना लें। इक्वल पोर्शन में लेके पाउडर बनाना है और इसको आधे से 1 ग्राम शहद के साथ मिला लेना है, हनी के साथ मिला लेना है, और इसको आपने सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर मतलब 1 से 1.5 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा लेके सारा दिन चाटेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों उपचार बहुत अच्छे हैं, ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या किया जाए? कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हमने अवॉइड करना है, हमने अपने डाइट में से इसको आप हटा तो नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। तली भुनी चीजें, जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो बहुत मिर्च मसाले वाली चीजें और तली भुनी चीजों का सेवन कम कर दें। ठंडा पानी अवॉइड करें। आजकल वैसे ही गर्मियों का दिन आ चुका है तो फ्रिज में से हम बस बॉटल निकालते हैं और ठीक से गड़का जाते हैं, सीधा लिया और पी गए। इसको अवॉइड करना है आपने, ठंडे पानी से बचना है। अगर आपने थोड़ा सा ठंडा पानी पीना ही है तो मिट्टी का मटका यूज करें, बेस्ट है ये आपके लिए। मिट्टी के मटके में पानी भरें और उसका सेवन करें। तो ठंडे पानी से हमने बचना है। इवन फ्रिज में रखी हुई जितनी भी चीजें होती हैं उसको अगर अवॉइड करें तो साइनोसाइटिस पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। दूध अगर आप फ्रिज में रखा हुआ यूज कर रहे हैं, दही आप फ्रिज में रखी हुई यूज कर रहे हैं, तो वो आपको और ज्यादा इस प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। दूध तो वैसे भी साइनोसाइटिस वालों को नहीं लेना होता। अगर आपने मेडिसिन के साथ दूध, जो मैंने बताया कि मेडिसिन के साथ दूध लेना है,
तो वो तो आप ले सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ ताकि मेडिसिन अंदर जाए, लेकिन पूरा ग्लास भर भर के दूध आपने अवॉइड करना है, क्योंकि वो कफ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। और अगर आपने दूध पीना ही है तो उसमें हल्दी पाउडर ज़रूर ऐड करें, लेकिन कम दूध का सेवन करें, दूध ज़्यादा इसमें नहीं लेना है। हो सके तो एसी से बचें। अगर आप एसी को अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं कर सकते हैं, आपका ऑफिस एरिया ऐसा है या आपका जहाँ पे वर्किंग एरिया है वो ऐसा है जहाँ पे सारा दिन एसी चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें, निकलने से पहले एसी ऑफ करा दें। उसके बाद थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए तब आप बाहर निकलें, ताकि आपकी बॉडी के टेम्परेचर बाहर निकलने से पहले नॉर्मल हो जाए, और एकदम जब आप गर्म में जाएं तो वो आपको नुकसान ना करे। तो इन कुछ कुछ बातों का हमने ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टीम लें। जिनको ये प्रॉब्लम है वो रात को सोने से पहले पानी में थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाल दें, आधा चम्मच अजवाइन डाल दें और इसको खूब ज़्यादा गर्म कर दें। उसके बाद हीट इसकी स्टीम लें, इसकी हीट को अपने अंदर लें। लेना कैसे है? नाक से तो बहुत अच्छे से सांस भरनी है, इस तरह से भी भरनी है और मुंह खोल के भी, इस तरह से भी, दोनों जगह से आपने स्टीम लेनी है, जिससे आपके लंग्स भी आपके स्ट्रांग होंगे, लंग्स से क्लीन होगी कफ, अगर कफ यहाँ तक आ गई है तो, और अगर इस एरिया में कफ है तो वो आपकी नोज से जो आप स्टीम लेंगे उसको वो क्लीन कर देगा। तो ये कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिसका आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर 100% इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जो चीज़ें मैंने बोली कि तली भुनी चीज़ें और ठंडी चीज़ें, ठंडी चीज का मतलब है जो भी ऐसी चीज जो कि जिनकी तासीर ठंडी होती है वो भी आपने अवॉइड करनी है। सूर्य भेदी प्राणायाम किस तरह से किया जाता है, ये प्राणायाम ये मैं आपको बताने लगी हूँ। देखिए, ये है हमारा सूर्य, राइट को माना जाता है योग में सूर्य, और ये है चंद्र। तो सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप जिस आसन में बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के इस प्राणायाम को कर सकते हैं, और अगर आप मैट पे बैठ के करते हैं तो बहुत बढ़िया। मैट पे बैठ के आप जिस भी आसन में बैठते हैं, सुखासन, सिद्धासन, अर्ध सिद्धासन या पद्मासन, कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथों की पहले तो ज्ञान मुद्रा बना लें, राइट को उठा लेंगे, हैंड को लेफ्ट रख लेंगे थाई पर। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। इसके लिए अपनी थंब को और अपनी रिंग फिंगर को हमने यूज करना है। भरेंगे राइट से, छोड़ेंगे लेफ्ट से। भरना है श्वास को राइट से, छोड़ना है लेफ्ट से। क्यों? क्योंकि ये पार्ट हमारा गर्म है, सूर्य गर्म होता है, तो अपने कफ को पिघलाने के लिए हमने अपने शरीर को गर्म करना है, तो इसके लिए हमने राइट से भरना है। जब पूरी श्वास भर जाए तो इस नासिका को बंद करके लेफ्ट से बाहर, दोबारा से राइट से ही भरेंगे, लेफ्ट से बाहर, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर, राइट से भरे, लेफ्ट से बाहर। ये है सूर्य भेदी प्राणायाम। इससे हमारा शरीर गर्म हो जाएगा और हमारी कफ पिघलनी शुरू होगी, चाहे वो चेस्ट में जमा है, चाहे वो कहीं पर भी जमी हुई है, नहीं निकल पा रही है, हमारी बॉडी गर्म होगी और वो कफ आपकी बॉडी से धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये प्राणायाम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बीपी हाई जिनका रहता है उनको ये प्राणायाम नहीं करना है। जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं। बीपी हाई वाले अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो अनुलोम विलोम करें। बाकी प्राणायाम जो मैंने बताए, भस्त्रिका और कपालभाति, ये प्राणायाम आप लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य भगवान का आवाहन। ओम सूर्याय नमः। श्वास भर के दोनों हाथ सिर से ऊपर खींचेंगे, ऊपर से ऊपर चलेंगे पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए हाथ और कान एक साथ नीचे, हाथ पैरों के दाएं बाएं लगाने का प्रयास करें, हथेलियां नीचे लगाने का प्रयास करें, बिना घुटना मोड़े, काफ पकड़े, घुटने से माथा लगाएं। अब श्वास भरें, राइट लेग ले जाएंगे पीछे, चेहरा ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे, संतुलन। आएंगे पर्वत आसन में, चेहरा अंदर से अंदर, एड़ियां नीचे लगाने का प्रयास करें, अंदर से अंदर चेहरा रखेंगे।
घुटना और फिर चेस्ट, जो डायरेक्ट चेस्ट नहीं लगा सकते और जो डायरेक्ट चेस्ट लगा सकते हैं वो श्वास छोड़ते हुए डायरेक्ट चेस्ट नीचे लगाने का प्रयास। हल्का सा शरीर आगे करें, श्वास भरते हुए ऊपर खींचेंगे हेड को पीछे से पीछे। दोबारा से आ जाएंगे पर्वतासन में। नेवल को देखने का प्रयास, एड़ियां जमीन पर, श्वास भरते हुए राइट लेग ले आएंगे दोनों हाथों के बीच में, चेहरा ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए दूसरा पैर भी ले आएंगे आगे, हथेलियां वापस से नीचे लगाने का प्रयास, काफ पकड़े घुटने से माथा। श्वास भरें, हाथ और कान एक साथ ऊपर, चलेंगे पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नमन मुद्रा में और चेस्ट के पास। तो ये था फ्रेंड्स सूर्य नमस्कार। आप इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको 10 तक लेके जा सकते हैं। जिनको भी कमर दर्द रहता है वो सूर्य नमस्कार को अवॉइड करें। पहले अपना कमर दर्द ठीक करें, बैक पेन ठीक करें। जो मैंने पीछे बैक पेन की वीडियोस डाली हुई हैं वो आप उसको फॉलो करें, उसको देख के अपना बैक पेन ठीक करें। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार को कर सकते हैं। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। ओम जी ओम।